नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BPSC 110 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे, जहां हमारे चैप्टर का नाम होगा राज्य की संप्रभुता एवं अधिकार क्षेत्र। तो यदि आपने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर को समझने में आपको आसानी हो। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ना ना भूलें। देखिए, इस चैप्टर में जो हमें बताया जाएगा वो ये बताया जाएगा कि आज वैश्वीकरण ने किस प्रकार से किसी देश की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संप्रभुता को प्रभावित किया है। और संप्रभुता शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं हम सॉवरेंटी। तो देखिए, संप्रभुता शब्द का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये बताया गया इस चैप्टर में। तो यदि आपने पहले चैप्टर की वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो वहाँ पर भी संप्रभुता शब्द का अर्थ बताया गया है कि संप्रभुता शब्द का अर्थ है कि कोई भी देश जो है वो अपने निर्णय स्वयं लेगा। कोई भी देश आंतरिक और बाहरी रूप से किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। हर एक देश को अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। हर एक देश अपने लिए कानून बना सकता है, अपने लोगों से वो कानून फॉलो करवा सकता है। इसके लिए कोई भी देश, दूसरा जो देश है वो उसको प्रभावित नहीं करेगा। इसके अलावा कोई भी देश चाहे वो किसी भी देश से संबंध बनाए, उसकी विदेश नीति चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाए, चाहे वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाए, कोई भी देश उसको रोकेगा नहीं। तो यानी कि संप्रभुता का मतलब कुल मिलाकर ये होता है निर्णय लेने की स्वतंत्रता, कि हर एक देश आज के युग में, आधुनिकता के युग में अपने निर्णय स्वयं ले सकता है। आपकी किताब भी यही कहेगी। देखते हैं आपकी किताब क्या कहती है। तो किताब कहती है कि संप्रभुता का अर्थ ये है कि कोई देश अपनी सीमाओं के भीतर और सीमाओं के बाहर दोनों रूप से निर्णय ले सकता है और कोई इसको प्रभावित नहीं करेगा। जब हम आंतरिक सत्ता की बात करते हैं तो हम उस सर्वोच्च शक्ति की बात करते हैं जो राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत होती है। यानी कि एक देश अपने लोगों के लिए कानून बनाएगा, उस कानून को लोगों से फॉलो भी करवाएगा। अगर कोई बंदा फॉलो नहीं करता है तो उसके लिए वो उसको सज़ा का प्रावधान भी देगा। जबकि बाहरी संप्रभुता का मतलब ये है कि कोई देश किसी देश के साथ संबंध बनाने के लिए स्वतंत्र है, स्वायत्त है। संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली को बताता है, और इस प्रणाली की उत्पत्ति के जो विद्वान है वो पता है क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि संप्रभुता की शुरुआत हुई वेस्टफेलिया की संधि 1648 से। तो देखिए, ये संधि क्या थी, थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बता देता हूँ। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, हालांकि पॉलिटिक्स में होता क्या था, यूरोप में ना धर्म युद्ध चल रहे थे, और फाइनली इन धर्म युद्धों को शांत करने के लिए वेस्टफेलिया की एक संधि हुई 1648 में। इस संधि के बाद ये निर्णय लिया गया कि अब कोई भी देश किसी देश पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है, और कोई भी देश किसी एक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो है निर्णायक फैसले नहीं लेगा। कोई भी देश किसी घरेलू मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून को फॉलो करेंगे। ये सब बातें कहाँ से शुरू हुई, 1648 के वेस्टफेलिया की संधि से। यानी कि संप्रभुता की जो शुरुआत है, सॉवरेनिटी की जो अवधारणा है, ये कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है 1648 की वेस्टफेलिया की संधि से। तो देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए ये तो बहुत जरूरी है कि वो अपने निर्णय स्वयं ले। तो राज्यों की जो व्यवस्था है वो संप्रभुता के आसपास ही रहती है। एक संप्रभु राज्य अपनी क्षेत्रीय अखंडता की बात करता है, यानी किसी भी कीमत पर किसी देश की एकता टूटनी नहीं चाहिए, और इसीलिए हर एक देश कानून बनाता है। जैसे कि भारत भी अपने देश की एकता, अखंडता के लिए कार्य कर रहा है। तो कानून बनाने का अधिकार निर्विवाद होता है, यानी कि इस पर कोई भी देश अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये कानून कैसा है कैसा नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कृषि बिल पास हुआ था दिल्ली में, इंडिया में जब कृषि बिल पास हुआ तो बहुत सारे किसान धरने पर बैठ गए। लेकिन जब ये किसान धरने पर बैठे तो किसी भी देश का ना ये हक नहीं था, ये हमारा आंतरिक मामला था, हमारी सरकार मर्जी वो मानती बात और मर्जी वो नहीं मानती। लेकिन किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी देश का ना ये वो नहीं था अधिकार कि वो हमारे देश की पॉलिसी पर क्या करे, अपनी बात कहे। लेकिन आज हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण ने ना हर देश की संप्रभुता को प्रभावित कर दिया है। तो पहले पैराग्राफ में संप्रभुता का अर्थ बताया। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि संप्रभुता का मतलब है कुल मिलाकर किसी देश के निर्णय लेने की स्वतंत्रता, और ये आंतरिक रूप से भी हो सकती है और बाहरी रूप से भी हो सकती है। हर एक देश का पूरा अधिकार है, कानूनी अधिकार है अपने आंतरिक मामलों में, और वो दूसरे राष्ट्र का हस्तक्षेप किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। आंतरिक संप्रभुता राज्य के आंतरिक मामलों और इसके भीतर सर्वोच्च शक्ति की बात करती है, और बाहरी संप्रभुता का मतलब है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, इंटरनेशनल रिलेशनशिप। आंतरिक संप्रभुता के मामले में सवाल ये उठता है
कि वर्तमान युग में क्या देश लोकतांत्रिक रह गए हैं या नहीं रह गए हैं। तो संप्रभुता का अर्थ समझ गए आई होप सो आप। अगर लेक्चर आपको पसंद आ रहा है, लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आगे एक देश के अधिकार क्षेत्र की बात की गई है कि किसी देश का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक होता है। तो देखिए, किसी देश का जो अधिकार है ना, वो उसकी संप्रभुता से होता है, सॉवरेंटी से होता है। यही एक देश की विशेषता है, क्योंकि ये व्यक्तियों, संपत्ति और घटनाओं पर, हर एक चीज़ पर राज्य का अधिकार है। हमारे देश की सरकार का या किसी भी देश की सरकार का अपने देश के व्यक्तियों यानी कि नागरिकों पर, उसकी संपत्ति पर और घटनाओं पर अधिकार है। इसके लिए वो कानून बनाएगी, कानून के नियमों को लागू करेगी और कानूनों को स्थगित भी कर सकती है। राज्य के अधिकार क्षेत्र में जितनी भी शक्तियाँ आती हैं, जितनी भी शक्तियाँ आती हैं, उस पर कोई देश, कोई भी संस्था सवाल नहीं उठा सकती। राज्य अपने देश के विकास के लिए संस्थाओं का निर्माण करेगा, उन व्यक्तियों का निर्माण करेगा जो कि उस देश के लिए जरूरी हैं। एक राज्य अपने क्षेत्र के लिए बाध्यकारी कानून बनाने का अधिकार है, यानी कि एक राज्य जो भी कानून बनाए ये उस देश की जनता के लिए बाध्यकारी है, मजबूरी है कि उसे फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी हम कहेंगे एक देश सॉवरेंटी देश है। तो कई क्षेत्रों में इसकी विधायी विशेषता है, ये वर्चस्व यानी कि दबदबे को दिखाता है और इसके लिए संसद और संवैधानिक रूप से इसे मान्यता दी भी गई है। तो आंतरिक रूप से कुल मिलाकर बात क्या है, एक देश का कितना अधिकार है? एक देश का सारा अधिकार है एक देश की सीमा के अंदर, कि एक देश की सीमा के अंदर जितनी भी घटनाएं घट रही हैं उन सभी घटनाओं की जिम्मेदारी अगर सरकार लेगी, अगर घटनाओं की जिम्मेदारी हम सरकार पर डालते हैं तो सरकार के बनाए गए ना रूल्स भी हमें फॉलो करने चाहिए। ऐसा हमें पॉलिटिक्स सिखाती है, लेकिन रूल्स हम फॉलो नहीं करते और कुछ गड़बड़ हो जाती है तो किसको ब्लेम करते हैं? सरकार को, चाहे वो किसी पार्टी की सरकार हो। अब बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। अगला पैराग्राफ ये कहता है कि राज्य के भीतर की तो बात कर लिया, अब हम अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं। एक राज्य अपने क्षेत्र के बाहर रहने वाले करदाता पर भी कर लगा सकता है, यानी कि हमारे देश का कोई बंदा जिससे हमारे देश की नागरिकता है और वो बाहर रह रहा है तो हम उसके ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं, उसे टैक्स देना पड़ेगा। ये राज्य और करदाता के बीच में एक संबंध है, चाहे आप इसे राष्ट्रीयता कह लीजिए, चाहे आप कैसे भी कह लीजिए। हर एक देश एक दूसरे से स्वतंत्र है और हर एक देश संप्रभु है। ऐसे में विदेशी क्षेत्र में हर किसी को अपने अपने लिए कार्य करने का अधिकार है, कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी कि जब आंतरिक संप्रभुता की बात करेंगे तो आप ये समझ ही गए। बाहरी क्षेत्र की बात की जाए तो हमारे यहाँ का नागरिक जो भी बाहर रह रहा होगा हम उस पर टैक्स लगा सकते हैं, हम अपने देश की विदेश नीति प्रभावित कर सकते हैं, हमारी मर्जी हम किसी देश के साथ संबंध बनाएं, हमारी मर्जी हम किसी देश के साथ संबंध ना बनाएं, ये सब हमारे निर्णय पर डिपेंड करता है, कोई हमें इसे प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन जब हम आज की बात करते हैं, वैश्वीकरण की बात करते हैं, तो वैश्वीकरण ने किस प्रकार से इस संप्रभुता को प्रभावित किया है, आगे चैप्टर में यही बात की जाएगी और पेपर में क्वेश्चन भी यहीं से आएगा। तो सबसे पहले चैप्टर में वैश्वीकरण की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर वैश्वीकरण को समझाएगा नहीं, क्योंकि वो वैश्वीकरण की बात पहले चैप्टर में कर चुका है। तो यहाँ पर वो यही कहेगा, इसके लिए आप भाई चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देखिए। अब ये कह रहा है कि वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हैं, ये बताएगा इस चैप्टर में। तो देखिए, वैश्वीकरण के बारे में आपको पता है, आपने पहले चैप्टर की वीडियो देखी है कि वैश्वीकरण का मतलब है कि विश्व को व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल। आज पूरा विश्व व्यापार के जरिए जुड़ चुका है। तो ऐसे में वैश्वीकरण ने किस प्रकार से आर्थिक संप्रभुता को प्रभावित किया है। आज वैश्वीकरण के युग में क्या हो गया है, ये सॉवरेंटी जो है, मनुष्य व्यक्ति देशों की जो स्वतंत्रता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज राज्य अपनी सीमाओं पर संसाधनों, लोगों और सांस्कृतिक प्रभाव को नियंत्रित नहीं कर सकता। ऐसे में कहीं ना कहीं देशों की संप्रभुता कम हुई है, यानी कि आज पूरे विश्व की संस्कृति पूरे विश्व पर हावी होती जा रही है। वैश्वीकरण की जरूरत क्यों है? क्योंकि देखिए, हर एक देश के पास सारे संसाधन नहीं हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। ऐसे में व्यापारिक संबंध हमें बनाने होंगे। किसी देश के पास पेट्रोल है, किसी देश के पास कोयला है, किसी पे कुछ है, किसी पे कुछ है। ऐसे में सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक दूसरे देश को संबंध बनाने होंगे, लेकिन ये संबंध कहीं ना कहीं हमारी जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता है इसे प्रभावित करता है, और जो यही प्रभावित करने की क्षमता है ये वैश्वीकरण की आर्थिक संप्रभुता कहलाती है। तो कह रहा है वैश्वीकरण ने ये सुनिश्चित किया है कि कोई भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था एक दूसरे से दूर नहीं है। आज पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। आज पूरे विश्व में होने वाली जो आर्थिक घटनाएं हैं वो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही हैं। आप देख लीजिए, रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमत कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर श्रीलंका में आर्थिक संकट आता है तो वो किस प्रकार से और देशों की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने अर्थव्यवस्था को जोड़ा है ना। तो आर्थिक वैश्वीकरण ने सुनिश्चित किया है कि किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था अछूती नहीं है, हर एक देश की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं
एक इंटरलॉक वैश्विक अर्थव्यवस्था में जुड़ चुकी हैं। चाहे वो बाजार हो, चाहे वो बजट हो, चाहे वस्तुओं हो, चाहे सेवाएं हों, सब एक दूसरे से जुड़ चुकी हैं, सब इंटरलिंक हो चुका है। हाल ही के दिनों में व्यापार और इन्वेस्टमेंट तो इतनी तेज गति से बढ़ा है, इतनी तेज गति से बढ़ा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में, यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के युग में आज वैश्वीकरण में बहुत तेजी आई है और इस सब ने इकोनॉमी को प्रभावित किया है। आज बड़े पैमाने पर धन, निर्णय और विचार एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवाजाही कर रहे हैं। कॉर्की के अनुसार आर्थिक वैश्वीकरण एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, यानी कि जब से मनुष्य का उदय हुआ तब से आर्थिक वैश्वीकरण चल रहा है, इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन चल रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं बहुत तेज़ी से जुड़ी हैं। दुनिया के किसी भी हिस्से में जो आर्थिक घटनाएं घट रही हैं वो पूरे विश्व में महसूस की जा सकती हैं, और उसका कारण क्या है? टेक्नोलॉजी। आज बड़े पैमाने पर जो वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऐसी संस्थाएं पूरे विश्व को अपने निर्णयों से प्रभावित कर रही हैं। ये जो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, इन्होंने विकासशील देशों की संप्रभुता को खत्म कर दिया है। क्योंकि अगर कोई छोटा देश, विकासशील देश, गरीब देश, अविकसित देश इन बड़ी बड़ी संस्थाओं से मदद मांग रहा है तो ये बड़ी बड़ी संस्थाएं उसके निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। आज के समय में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं ये छोटे छोटे देशों को और दुर्बल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं। तो संप्रभुता को प्रभावित करने में इन संस्थाओं की क्या भूमिका है ये आपको पता चल गया। किस प्रकार से आर्थिक वैश्वीकरण आज बड़े पैमाने पर छोटे छोटे देशों की संप्रभुता के साथ खेल रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं छोटे छोटे देशों की स्वतंत्रता का अतिक्रमण कर रही हैं, जो राज्य की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में विकासशील देशों के पास और कोई विकल्प ही नहीं बच रहा। एग्जाम्पल के लिए, अगर हमें कोई ऋण चाहिए तो हम वैसा काम करेंगे जैसा वो संस्था हमसे चाहेगी। तो अगर हमें वित्तीय सहायता चाहिए, अनुदान चाहिए, बाजार तक पहुंच चाहिए, तो ऐसे में एक देश इन संस्थाओं पर निर्भर हो चुका है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक और WTO पर, जिसकी वजह से धनी देश धनी होते जा रहे हैं और गरीब देश गरीब होते जा रहे हैं। यानी कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार से आर्थिक संप्रभुता को प्रभावित किया है अब बता देंगे। आज कोई भी देश अपने आर्थिक निर्णय ना स्वयं नहीं ले पा रहा, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं इन बड़ी बड़ी संस्थाओं के दबाव में अपने निर्णय लेने पड़ रहे हैं। आज हम खुलकर ये नहीं बोल सकते कि हम रशिया यूक्रेन के युद्ध में रशिया के साथ हैं या अमेरिका के साथ। आज हम अपने देश की ना समस्या नहीं सुलझा पा रहे, क्योंकि कुछ देश एकत्रित होकर हम पर प्रतिबंध तक लगा सकते हैं। तो ये सब वैश्वीकरण के आर्थिक परिणाम हैं जो कि हर देश को प्रभावित कर रहे हैं। कह रहा है पिछले 30 सालों में आर्थिक वैश्वीकरण का दायरा बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से ना हर एक देश के निर्णय लेने की क्षमता में भी कमी आई है। पहले देशों का काम ना लोक कल्याणकारी था, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देते थे, लेकिन आज किसकी बात कर रहे हैं? GDP की बात कर रहे हैं। मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। आज हम $1 में ना 80 रुपये पहुँच चुका है, तो महंगाई बढ़ेगी नहीं। तो बाजारों का उच्च नियमन हो चुका है, घरेलू उद्योग ना बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि वैश्वीकरण की वजह से बड़े बड़े देशों का जो बाजार है वो छोटे छोटे देशों में पूरी तरीके से पैर पसार चुका है। आज हमारे देश में आप देखोगे ना, आपको इंडियन कंपनियों के नाम नहीं पता होंगे, लेकिन आपको अमेरिकन कंपनियों के नाम पता होंगे, चाइनीज़ कंपनियों के नाम पता होंगे, कोरियन कंपनियों के नाम पता होंगे, जापानीज़ कंपनियों के नाम पता होंगे, क्योंकि उन्होंने जो बड़ी बड़ी MNC कंपनियाँ हैं इन्होंने पूरी तरीके से ना हमारे को ये और छोटे छोटे देशों को अपने ना पूरे दबदबे में कर लिया है, घेर लिया है, जिसकी वजह से आज हम निर्णय ना खुलकर नहीं ले पा रहे। तो अगर वैश्वीकरण के आपसे ये पूछ लेगा कि इसका आर्थिक प्रभाव बताओ और इसने किस प्रकार से किसी देश की संप्रभुता को कम किया है, तो आप बता देंगे। आगे वैश्वीकरण की राजनीतिक संप्रभुता क्या है? तो देखिए, किसी भी देश की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी इकोनॉमी होती है, और अगर इकोनॉमी गुलाम बन गई तो उस देश के पॉलिटिक्स वाले जो निर्णय वो तो अपने आप ही प्रभावित होंगे। तो जो राजनीतिक संप्रभुता है, पॉलिटिकल सॉवरेंटी है, वो तो अपने आप ही प्रभावित हो गई, क्योंकि जब सरकारें अपना निर्णय नहीं ले पाएंगी तो सरकार तो कमज़ोर हो गई। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि राजनीतिक शक्ति कहीं ना कहीं कमी हुई है, वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा महसूस किया गया है। अब राजनीति ना सिर्फ इकोनॉमी से संचालित होती है, अर्थव्यवस्था से संचालित होती है, जबकि पहले राजनीति का काम क्या था? प्रत्येक व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना। लेकिन आज सरकार का काम पता है क्या हो गया है? सिर्फ और सिर्फ देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। एक चौकीदार के रूप में हो चुकी है सरकार, बस इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि सारे निर्णय तो प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। चाहे मीडिया की बात कर लो आप, और चाहे पानी सप्लाई तक की बात कर लो, बिजली कंपनियों की बात करो, सारे तो निर्णय प्राइवेट कंपनियां कर रही हैं। तो ऐसे में जो ये MNC कंपनियां अपने पांव पसार रही हैं, ऐसे में देश ना
देश की जो सरकार है वो अपने निर्णय नहीं ले पा रही, क्योंकि वो पूरी तरीके से इनके फंडों पर निर्भर है। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में से बिकी है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वही बड़े बड़े उद्योगपति तो फंड भी दे रहे हैं। तो मैं ऐसे में राजनीति ना सिर्फ पढ़े लिखों का काम हो जाती है भाई। तो यहाँ पर ये बताया गया कि वैश्वीकरण का प्रभाव बहुत अधिक महसूस किया गया है। हर जगह काफ़ी हद तक राजनीति अब अनिवार्य रूप से अर्थशास्त्र द्वारा संचालित हो रही है। सरकारें अब अपने राज्य को चलाने में असमर्थ नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सरकारें बिल्कुल असमर्थ हो गई हों, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए ना उन्हें अर्थव्यवस्था से संबंधित राजनीति करनी ही पड़ती है। और इसी घटना को हम बोलते हैं वैश्विक शासन। यानी कि वैश्विक शासन क्या है कि बड़ी बड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, इनके हिसाब से सारे देश चल रहे हैं। और ऐसे में हम कह तो रहे हैं कि हर एक देश में एक सरकार है, लेकिन इन सरकारों को कौन चला रहा है? विश्व स्तर पर एक संस्था। जैसे आज बड़े बड़े देश, आज बहुत सारे देशों ने मिलकर अपने ग्रुप बना लिए, जैसे यूरोपीय संघ, अफ्रीकी संघ, आसियान, अमेरिकी संघ। तो ऐसे में जब कोई देश इन संगठनों से जुड़ा है तो निर्णय भी किसके मान रहा है? इन्हीं देशों के। ऐसे में उस देश की सॉवरेनिटी तो खत्म हो गई, वो तो अपने निर्णय ले नहीं पा रहा। तो आज जो ग्रुप आधारित व्यापार हो रहा है, ग्रुप आधारित जो वैश्वीकरण हो रहा है, इसने कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी उसे प्रभावित किया है, निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर किया है। अब बात आती है वैश्वीकरण और सांस्कृतिक संप्रभुता। देखिए संस्कृति क्या है? हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हमारा विश्वास किस में है, हम कौन से त्यौहार मना रहे हैं, हमारा विश्वास, हमारी भाषा, हमारी कला, हमारी तकनीक, इवन हमारे पहनने का तरीका, हम क्या खाना खाते हैं, हम कौन से धर्म को फॉलो करते हैं, हम किस राजनीतिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं, ये सब हमारा कल्चर होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर देश का कल्चर अलग अलग होता है, हर देश की भावनाएं अलग अलग होती हैं, हर देश के लोगों के विचार अलग अलग होते हैं, फीलिंग्स, इमोशंस अलग अलग होते हैं, भाषाएं अलग होती हैं। लेकिन आज वैश्वीकरण ने संस्कृति को साझा कर दिया, ऐसा कहा जाता है पॉजिटिव में। ये कहा जाता है भाईचारों को बढ़ावा दे दिया गया है। लेकिन निगेटिव इफेक्ट पता क्या है इसका? निगेटिव इफेक्ट ये है कि बड़े बड़े देशों की संस्कृति फैलती जा रही है और छोटे छोटे देशों की संस्कृति कमजोर होती जा रही है। छोटे छोटे देशों की संस्कृति धूमिल हो गई है। आज वो संस्कृति ना मटिया मेल हो चुकी है और हर जगह हमें ना वेस्टर्न कल्चर दिखाई देता है। ये सब वैश्वीकरण का ना सांस्कृतिक प्रभाव है, सांस्कृतिक संप्रभुता को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर ये बताता भी है, यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपको इसे समझना है तो ऐसे समझिए। सबसे पहले ना वैश्वीकरण हमारे फीलिंग, थॉट्स और इमोशंस को प्रभावित करता है। फिर वो कहता है कि संस्कृति साझी होती है, कॉमन होती है और हम लोग एक जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं। फिर हम ना बड़े बड़े देशों की संस्कृति सीख लेते हैं, उनके लक्षण सीख लेते हैं। फिर एक व्यक्ति समाज के अन्य लोगों से संस्कृति सीखता है, क्योंकि संस्कृति लचीली होती है, बहुत ईजी वे में इधर से उधर आदान प्रदान हो जाता है इसका। आज कंप्यूटर नेटवर्क, वाणिज्यिक व्यापार और इंफॉर्मेशन जो टेक्नोलॉजी है, इसने कहीं ना कहीं पूरे विश्व की संस्कृति को इस प्रकार से झोलमोल कर दिया, इस प्रकार से मिला दिया है कि एक संस्कृति दिखाई देती ही नहीं है, सारी संस्कृतियों का मिश्रण आपको दिखाई देगा। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान सभी समाजों के लिए कई लाभ भी प्रदान करता है, लेकिन इसका बहुत सारा लॉस भी है। ये समाज, विचार, लोग, वस्तु और प्राकृतिक संसाधनों का आदान प्रदान करता है। लेकिन इसका निगेटिव क्या है? दुनिया के बड़े हिस्सों में आज क्या है? पश्चिमी संस्कृति का दबदबा दिखाई दे रहा है। बड़े पैमाने पर लोगों का मानवाधिकारों का हनन भी हो रहा है। फ़ायदा यह है लोगों ने लॉजिकल चीज़ें बात की है। छोटे छोटे देशों में जो धर्म का दबदबा था, इस धर्म के दबदबे को कम किया गया है। आज हर एक देश आर्थिक विकास की बात कर रहा है, नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए मूल्यों की बात करता है। कट्टरता की कहीं ना कहीं कमी आई है। लेकिन बस निगेटिव ये है कि छोटे देशों की संस्कृति खत्म होती जा रही है। आगे मेरे हिसाब से चैप्टर में क्वेश्चन यहीं तक आना चाहिए। फिर भी आगे चैप्टर में दिया है वैश्विक दुनिया में अधिकार क्षेत्र। तो चैप्टर इसके पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया था कि संप्रभुता का अधिकार क्षेत्र क्या है। यहाँ पर भी वही वाली बात करेगा कि एक जो संप्रभु राज्य है वो कानून बना सकता है अपने देश के लिए, अपने देश के विकास के लिए कानून बना सकता है, चाहे वो किसी भी माध्यम से, चाहे 5 ईयर प्लानिंग हो जैसे हमारे देश में, या फिर अन्य देश किसी प्रकार से विशेषज्ञों के साथ मिलकर अपने देश का शासन चला सकता है। चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे सोसाइटी की बात हो, सोशल बातें हों, चाहे इकोलॉजिकल बातें हों, पर्यावरण कानून हो, इन सब से संबंधित सारे निर्णय कौन ले सकता है? एक देश ले सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक देश के अधिकारों में कमी आई है। आज बड़े पैमाने पर जो NGO सेक्टर हैं, MNC कंपनियां हैं, ये ने कहीं ना कहीं हर एक देश के अधिकारों को कम कर रही है, क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं हर एक देश के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित किया, जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ लिया। तो ऑलरेडी जो चैप्टर के पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा था वही यहाँ पर है, और इसके बाद चैप्टर में एक छोटा सा निष्कर्ष दिया है और चैप्टर यहीं पर फिनिश हो जाता है। तो आई होप से इस चैप्टर से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। मेरे हिसाब से जो प्रश्न बनना चाहिए वो यही बनना चाहिए कि संप्रभुता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं और वैश्वीकरण ने इसे किस प्रकार से प्रभावित किया है।
तो आप आर्थिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर किस प्रकार से किसी देश की संप्रभुता प्रभावित हुई है ये बता सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में।